Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is how to start CSIR नेट प्रिपरेशन. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें जो है वो CSIR नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, किस तरीके से मैं हर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी, चाहे जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हो या किसी स्टूडेंट ने काफ़ी यूनिट्स कवर कर ली हों या फिर किसी स्टूडेंट ने सारी यूनिट जितनी रिक्वायर है वो कवर कर ली है, बट इवन दो वो एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या रीज़न है, इस बारे में भी मैं पूरा डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो पूरा डिटेल में ये वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें. ठीक है गाइज़, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है जो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट का. तो सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि उनका जो है सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा. ठीक है, मतलब आई थिंक 90% स्टूडेंट को तो क्लियर होगा. सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डाउट में होंगे कि उनका क्लियर होगा या नहीं होगा, मतलब जो डाउटफुल उसमें होंगे. बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि उनका जो ये इस बार का CSIR नेट क्लियर होगा या नहीं हो गया, या फिर उनको नए से स्टार्ट करना चाहिए, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे मेन वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट CSIR नेट प्रिपरेशन. हमें CSIR नेट की प्रिपरेशन को कैसे शुरू करना है. तो यहाँ पर बेसिकली मैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूँगी. ठीक है, यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स. सबसे पहले कैटेगरी के आते हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, यानी जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट की, उनको कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, उनको मैं बेसिक से गाइडेंस दूंगी. नेक्स्ट मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिनका कि बेसिक क्लियर है और उन्होंने कुछ यूनिट्स जो है वो कवर भी कर ली है, लेकिन उन्होंने उतनी यूनिट्स कवर नहीं करी है जितनी रिक्वायर है CSIR नेट के लिए. नेक्स्ट थर्ड में टॉपिक पे बात करूंगी कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सारी यूनिट्स कवर कर ली हों जितनी रिक्वायर है, इवन दो उनका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है या किसी रीज़न से उनका जो है वो मार्क्स नहीं आ पाए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की, सबसे कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की. ठीक है, कि जो है जिनको कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है. ठीक है गाइस, तो अगर जो भी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट है, अगर उन्होंने दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उनको पता चला होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है. ठीक है, कितनी प्रिपरेशन चाहिए है, ठीक है, कितना क्या कुछ चाहिए होगा, उनको थोड़ा बहुत आइडिया जो है उस चीज़ का हो गया होगा. ठीक है, तो जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करना है. ठीक है, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो CSIR नेट की प्रिपरेशन को, यानी आज आपका मतलब आप आज नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए. सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जो स्टेप फर्स्ट है वो होना चाहिए आपका सिलेबस डाउनलोड. सबसे पहले आप सिलेबस देख लो कि सिलेबस कैसा है. अब ये डाउनलोड कैसे करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा सिलेबस. ठीक है, लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है. इस सिलेबस को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालिए. क्या निकालिए? प्रिंट आउट. ठीक है, इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद आप सिलेबस में देखिए कि क्या क्या यूनिट्स हैं, यानी टोटल 13 यूनिट्स आपकी सिलेबस में दी गई होंगी, जिसमें कि हर यूनिट में टॉपिक्स दिए गए होंगे. ठीक है, अब आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से टॉपिक्स को चूज़ करना है. ठीक है, कुछ कंपलसरी यूनिट्स हैं जो आपको करनी चाहिए, जो कि मेरी एडवाइस सभी स्टूडेंट्स के लिए रहती है. जैसे कि आपका यूनिट 1 हो गया बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, यूनिट 2 हो गया सेल बायोलॉजी. ठीक है, ये यूनिट्स कवर करनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट, वो भी कवर करनी चाहिए. ठीक है, और नेक्स्ट सेल सिग्नलिंग में डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्योंकि उसमें इम्यूनोलॉजी भी है. ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन सेल सिग्नलिंग ज़रूर कवर करें क्योंकि ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी, डेप बायो और प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब में जो है ये सिग्नलिंग काम आती है. ठीक है, साथ ही यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके बेसिक्स क्लियर करते हैं, तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 करना ना भूलें. साथ ही साथ मैं एडवाइस करूंगी कि आप जो है प्लांट फिजियोलॉजी भी करें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से हमेशा काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, और डेप बायो भी आपकी, अगर आपका इंटरेस्ट है एरिया का तो करें, वरना अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है डेप बायो प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर करिए. ठीक है, यानी यूनिट 5 एंड यूनिट 6 ये भी करिए आप. ठीक है, मतलब ये कंपलसरी तो नहीं है, ये आपकी चॉइस वाली यूनिट्स हैं, लेकिन इनसे जो है ये गुड स्कोरिंग यूनिट्स हैं. कैसी हैं? गुड स्कोरिंग यूनिट.
ठीक है। अगर डेप बायो आप पढ़ते हो, भले ही आपको लेंदी लगेगा डेप बायो, लेकिन जो क्वेश्चंस उससे आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और वो आप इजीली कर पाते हो। सारे क्वेश्चंस जो है वो जैसे आपको गिलबर्ट में दिए होंगे रेफरेंस बुक में, उससे आप जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हो, उससे अच्छे से आपका हो जाएगा। गुड स्कोरिंग जो है यूनिट है, ठीक है। बाकी आपको यूनिट 1 यूनिट 2 ज़रूर करना है, और यूनिट नंबर 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको भी आप कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इजी यूनिट की बात करो तो यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, दोनों यूनिट्स भी इजी है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी कि जो इजी यूनिट्स है आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी एनिमल फिजियोलॉजी आपकी मर्जी है, एनिमल फिजियो से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमेशा याद रखना है कि सारे यूनिट्स का जो वेटेज है वो सेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे या एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ दोगे तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उससे भी क्वेश्चन। हर यूनिट का अपना मतलब एक वो है कि हर यूनिट से जो है वो लगभग बराबर नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स यूनिट हैं जिनको जो कि आपके बेसिक्स क्लियर करते हैं, यूनिट नंबर 1, 2 सेल सिग्नलिंग, और हाँ यूनिट नंबर 3 भी यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी आप एज अ बेसिक यूनिट समझें, वो भी बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक यूनिट है जो कि कंपलसरी है, जो आपको करनी चाहिए। बाकी गुड स्कोरिंग यूनिट मैंने आपको यूनिट 5 यूनिट 6 बता दी है, ठीक है। ओके गाइस, ये तो मेरी तरफ से एडवाइस है। उसके बाद जब आप सिलेबस में ये सारी यूनिट मार्क करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको यूनिट दिखेंगी, फॉर एग्जाम्पल डेप बायो आप देख रहे हो, आपको डेप बायो पूरी पढ़नी नहीं है, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि मैं ये पूरी डेप बायो पढूं, तो आप टॉपिक देख लो। ऐसे टॉपिक देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट है, जो कि हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है और आजकल काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इससे आते हैं टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट से। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को मार्क कर देना है और वही टॉपिक्स जो है आपको कवर करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि डेप बायो पढ़ रहे हो तो आपको पूरी डेप बायो पढ़नी है, नहीं। आपको जितना एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा लग रहा है या फिर जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स को आप मार्क कर लीजिए और उनको साइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट हो गया, और यूनिट नंबर 4 से सेल सिग्नलिंग हो गया, ठीक है। कैंसर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी में से आपका सेल साइकिल से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी यूनिट्स जो है के अंदर भी आप जो है टॉपिक को चूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये सब करके आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और साथ ही साथ PYQ से आपको देखना है कि कहाँ से फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सब आपको क्लियर करना है। देन आपको क्या करना है, आपको फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ना है या सेल साइकिल पढ़ना है, तो इनके जो है रेफरेंस बुक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, रेफरेंस बुक्स ज़रूर लीजिए अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो, ठीक है। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो रेफरेंस बुक ज़रूर ले लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाते हैं, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक जैसे टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट हो गया या सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, जो भी हो गया, आपको अगर वो डायरेक्ट रेफरेंस बुक से समझ में नहीं आ रहे हैं टॉपिक, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करना है, यूट्यूब से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, देन आपको फिर से रेफरेंस बुक पे वापस आना है और वापस से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप यूट्यूब से समझ जाओगे, चाहे आप एनिमेशन वीडियोज़ देखो उनकी, या कोई भी चीज़ टाइप की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ भर के पड़ी है यूट्यूब पे। लेकिन एक और बात याद रखना कि यूट्यूब पे कोई भी टीचर जो है कंप्लीट जो है वो आपको नॉलेज देता नहीं है। जैसे वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टीचर मैंने यही देखे हैं कि वो कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं देते हैं। जैसे अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैं जो भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स, आपको जो भी टॉपिक हो, ठीक है, मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ। अगर मैंने आपको टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ाया हो या अगर मैंने सेल साइकिल पढ़ाया हो तो मैंने वो कंप्लीट पढ़ाया है, यानी वो पूरा एरिया कवर किया है, जहाँ से अभी तक क्वेश्चन आए हैं पूरे, वो पूरा एरिया मैंने आपको कवर किया है। तो ऐसे ही आपको ऐसे, ये तो आप ऐसे टीचर्स ढूंढ लो कि जो कि पूरे एरिया कवर करते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं, कि जिस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी PYQ करो तो वो आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है, यानी वो उस एरिया में पूरा टॉपिक आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको रेफरेंस बुक्स पे वापस जाना पड़ेगा, रेफरेंस बुक से अपना टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने सेल साइकिल, कैंसर बायोलॉजी, ये सब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, मैं वापस से पढ़ा दूंगी, रिन्यू कर दूंगी टॉपिक्स को इस बार, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, आपको ये भी बताया है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आता है, ठीक है।
और अगर आपको नहीं मतलब लगता है कि मुझे और पढ़ना है तो रेफरेंस बुक्स पे जाइए, रेफरेंस बुक से फिर अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, देन उसके क्वेश्चंस लगाइए कि मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर से अपनी मिस्टेक देखिए कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ रहे हो, कौन सा एरिया आप उस टॉपिक का छोड़ रहे हो, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, लगातार इस तरीके से पढ़ोगे, डेली अगर आप रूटीन बनाओगे ऐसा, ठीक है, डेली रूटीन बनाओगे तो आपका ज़रूर जो है वो CSIR नेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बस 6 मंथ के बाद फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन करने का, ठीक है, मतलब मैंने यही मेथड अपनाया था क्योंकि मैंने भी कोई कहीं से कोचिंग नहीं ली, तो मैं भी यही करती थी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि रेफरेंस बुक में समझना आसान नहीं है, रेफरेंस बुक में काफ़ी टॉपिक्स जो है आपको हार्ड लैंग्वेज में दी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स के लिए जो है रेफरेंस बुक यूट्यूब जो है वो आपको देखना है। अगर यूट्यूब से भी समझ में नहीं आता है तो एनिमेशन वीडियोस देखिए, एनिमेशन वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको एनिमेशन देखना है कि कैंसर कैसे होता है, ठीक है, तो कैंसर जैसे यूट्यूब पर डालोगे कैंसर तो उसका आगे से एनिमेशन लिख देना, आपको एनिमेशन वीडियोज़ मिल जाएंगी और उनसे आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक पढ़ो उससे कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। रेफरेंस बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और मैंने हर टॉपिक के रेफरेंस बुक बताए हुए हैं वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, कि किस बुक मैंने वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी यूनिट के लिए आपको कौन कौन से रेफरेंस बुक्स को लेनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, नाउ अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपका रिवीजन कैसे करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपको स्टार्टिंग से करना है। कई स्टूडेंट करते हैं कि पहले सारे टॉपिक, जैसे अभी जनवरी में आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो 4 महीने हम पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब पूरा नया नया टॉपिक कवर करते हैं और लास्ट के 2 महीने में हम रिवीजन कर लेंगे या लास्ट के 1 महीने में हम रिवीजन कर लेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है पढ़ने की। आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई टॉपिक एक टॉपिक आपने आज कवर किया, आपने पढ़ा, ठीक है, कोई भी टॉपिक, सेल साइकिल का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट डे जब आप न्यू टॉपिक कवर कर रहे हो, तो उससे पहले आप पुराना टॉपिक पढ़िए, इसको पहले रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो कल आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करें। कल मैंने ये सेल साइकिल पढ़ा था तो पहले मैं आज सेल साइकिल को अच्छे से रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद जाके मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये आपको हमेशा करना है। फिर अगले दिन नया टॉपिक पढ़ोगे, लास्ट के 2 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ोगे, लास्ट के 3 दिन में जो पढ़ा है वो रिवाइज करो। ये रिविजन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंड एग्जाम में काम आएगा। आप अगर स्टार्टिंग से रिवीजन करोगे, स्टार्टिंग से अपने माइंड में चीज़ों को बैठाओगे कि हाँ ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, और जो भी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जैसे कोई मेमोरी बेस्ड है, किसी के नेम्स याद नहीं हो रहे हैं, तो एक पार्ट बी की कॉपी बना लेना, पार्ट बी के नाम से। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, कोई जैसे नेम हो गया, किसी का डिजीज़ हो गया, ठीक है, डिजीज़ हो गया, या किसी साइंटिस्ट का नेम हो गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ की, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एक लाइन में आप लिख सकते हो, उसके लिए पार्ट बी की एक कॉपी बनाइए और उसमें रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहिए। जो जो आपको टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ लगी कि जो आपको याद नहीं हो सकती है, जैसे आपने पढ़ा तो आपको अभी याद नहीं होगी, इसको याद करने में टाइम लगेगा, तो उस पार्ट बी की कॉपी में उसे लिखते रहिए और ये पार्ट बी की कॉपी रोज़ रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करी है, ठीक है, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ कि आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है। जो भी स्टूडेंट बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबको ही ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। नए पॉइंट्स लिखते जाओ पार्ट बी की कॉपी में, और ये पार्ट बी की कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो डेली रिवाइज होनी चाहिए। अब चाहे आप कितना भी बीमार हो या कभी कई सारी सिचुएशंस आ जाती है हमारे लाइफ में, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हर दिन हमारा स्मूथ जाता है, ठीक है, कई सारी हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है जिस दिन हम नया टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं या अपना पूरा रिवीजन नहीं कर पाते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, ऐसे डेज देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे डेज में भी आप पार्ट बी की कॉपी को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपने ये कॉपी के अगर 8-10 पन्ने भी हो गए हैं और आप इसको डेली रिवाइज कर रहे हो तो आपको 2 मिनट नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो ये कॉपी आपकी डेली रिवाइज होनी चाहिए, चाहे आप उस दिन नहीं पढ़ रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये पार्ट बी की कॉपी डेली रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप काम करिए। ठीक है, उसके बाद जब आप धीरे धीरे आप कम से कम, अगर आपने जितना आपको टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपको 9 से 10 यूनिट आपको टारगेट करनी चाहिए, मिनिमम तो 9 से 10 यूनिट करनी चाहिए टारगेट। ठीक है, तो अगर आप इतने यूनिट्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिट कवर कर ली है, 5 यूनिट आपने पूरी पढ़ ली है, अब आप क्या कर लो, साथ साथ में अपना एग्जाम भी ले लो। ठीक है,
टेक योर ओन एग्ज़ाम, अपना खुद का एग्ज़ाम लो, ठीक है। आपको क्या करना है, PYQs को डाउनलोड कर लेना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, चाहे आप लैपटॉप में कर लो या आप जो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, जो भी कर सकते हो। प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद उनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे 2011 से लेकर 2023 के तक के जितने क्वेश्चन पेपर है सबको लगाना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल पहला दिन है, आप एग्ज़ाम लो 2011 का क्वेश्चन पेपर, जून का आपने ले लिया क्वेश्चन पेपर, लगाओ उसे, कितने मार्क्स आ रहे हैं ये कैलकुलेट करो, ठीक है। अपना जो आपने यूनिट, जो आपने 5 यूनिट पढ़ी है उसमें से आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो। पार्ट सी में क्या आप अपना नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पार्ट बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पार्ट सी में जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कैसे करना है क्वेश्चन, क्या करना है, कौन सी नॉलेज यहाँ पे, कौन सी थ्योरी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो पार्ट सी पे मेन फोकस कीजिए, ठीक है। पार्ट सी ही आपका जो है वो JRF करवाता है। तो इस तरीके से आप करो। फिर हफ्ते में एक बार एग्जाम ले लो, वीक में एक बार 2011 का ले लिया, 2012 का ले लिया, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर ले लो वीक में एक बार। या फिर आप वर्किंग हो, आप या PhD कर रहे हो या वर्किंग हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, जो भी हो, तो वीक में एक बार नहीं हो पा रहा है तो 2 वीक में एक बार अपना एग्ज़ाम ले लो, मतलब जो भी हो, लेकिन अपना एग्ज़ाम ज़रूर लो। ये एग्ज़ाम लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप अपना 3 आवर का एग्ज़ाम लो, ऐसा लगना चाहिए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा फील करना है। फ़ोन को एकदम साइलेंट कर देना है, फ़ोन पे नहीं छेड़ना है, और 3 आवर का एग्ज़ाम आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप स्टार्टिंग से लगा के रखोगे तो एग्ज़ाम आने तक आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे एग्ज़ाम देने में कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगेगा मैं तो घर पे बैठ के कितनी बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है। तो इससे आपका डर भी खत्म होता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम फियर इससे आपका लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे घर पे बैठ के कौन कौन सी मिस्टेक करते थे, क्वेश्चन गलत पढ़ते थे, करेक्ट ठीक से नहीं पढ़ते थे, ठीक है। जो आपकी मिस्टेक्स थी वो आप अपनी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो अब जब मिस्टेक से इंसान सीख जाता है तो फिर एग्ज़ाम में इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, जो भी स्टूडेंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो गाइज, तो ये तो हो गया जो स्टूडेंट को 0 से स्टार्ट करना है। ना अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुछ यूनिट्स कवर कर ली होंगी, तो मैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर लेती हूँ। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी सारी यूनिट्स जो है वो कवर कर ली हैं, काफ़ी सारी तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ कर ली है, लेकिन इतनी नहीं करी कि जितनी CSIR के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम तो दिया होगा, एग्ज़ाम इन्होंने दिया होगा, तो आप लोग ये सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई यूर मिस्टेक। आपको रीस्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, क्योंकि तो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी मिस्टेक, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स की सबसे पहली मिस्टेक होगी कि इन्होंने यूनिट्स कम कवर करी हैं, जितनी रिक्वायर्ड है इनके लिए यूनिट्स उतनी कवर नहीं करी है। तो यूनिट आपने, जो आपका एरिया है स्टडी का, यूनिट जो है आपने लेस कवर करी है। पहली मिस्टेक तो ये होगी, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव मार्क्स ही आए होंगे तभी आपके मार्क्स लेस आए होंगे काफ़ी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने रिवीजन जितनी आपने पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल आपने 4 यूनिट पढ़ी थी, तो 4 यूनिट से भी आप क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अगर आपके उन 4 यूनिट से भी आपने नेगेटिव करके आए हो तो उसको आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव का रीज़न क्या है। क्या आपने रिवीजन कम किया था, रिवीजन एक रीज़न हो सकता है, या आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी ठीक से क्वेश्चंस की, एग्जाम से पहले आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, पार्ट सी के क्वेश्चंस को नहीं लगाए थे ठीक से, ठीक है। या फिर और आपकी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, एग्ज़ाम डे में आपने जो है वो आप नर्वस हो गए एग्ज़ाम डे के दिन, या फिर आपने एग्ज़ाम के दिन जो है वो क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चंस के रीडिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक हो सकती है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कुछ बता दिया रीज़न कि ये रीज़न हो सकता है, बाकी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको पहला वाला रीज़न क्लियर करना है कि यूनिट आपने लेस कवर करी है, तो अब जितनी यूनिट आपने पढ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने 4 यूनिट पढ़ी है, तो पहले तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद नई यूनिट स्टार्ट कीजिए जो आपको पढ़नी है, ठीक है। और नए यूनिट्स मतलब जहाँ तक आपको पढ़ना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 9 से 10 यूनिट आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और इतना फिर कवर करके देन अपना अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैंने आप कैटेगरी फर्स्ट के स्टूडेंट को बताया है किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से अपना एग्जाम लेना है, उसी तरीके से आप अपना एग्जाम लीजिए और अपना रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो वो मैंने कैटेगरी फर्स्ट के स्टूडेंट को बता दिया है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट जो है वो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की मैं बात कर लेती हूँ। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ। तो थर्ड में जो स्टूडेंट है जिन्होंने की यूनिट सारी कवर कर ली है, ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑल द यूनिट जितनी रिक्वायर्ड है, ऑल द यूनिट्स जितनी रिक्वायर्ड है, मतलब ऑल द मतलब ये नहीं है कि आपने 13 की 13 प्रिपेयर कर ली है, जितनी आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जितना आपने करा है उतनी आपने कर ली है। और फिर भी आपका जो है इस बार एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको सबसे पहले जो है वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। क्या करनी है? मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक नहीं पकड़ोगे तब तक आप ये मिस्टेक रिपीट करते जाओगे। भले ही आप अभी प्रिपरेशन कर लो, नेक्स्ट 6 मंथ बाद भी आपका नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं करी है। तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। अगर आपको रीस्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो सबसे पहले मिस्टेक आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आपने मिस्टेक करी है। अब मिस्टेक्स कैसी हो सकती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? या तो आपने रिवीजन ठीक से नहीं करा, आपने बहुत सारे यूनिट्स कवर कर ली लेकिन उसकी वजह से आप रिवीजन ठीक से नहीं कर पाए, या आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी, अपना घर पे बैठ के एग्ज़ाम नहीं लिया, ठीक है। और या फिर आपने हो सकता है कि आप एग्ज़ाम डे के दिन क्या हो गए हो, नर्वस हो गए हो, ठीक है। आप फियर जो होता है एग्ज़ाम का, उस वजह से इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपने क्वेश्चन रीडिंग अच्छी नहीं होगी, क्वेश्चन रीडिंग जो है आपने गलत कर दी। कई बार होता है ना रीडिंग्स में, जैसे पूछा जाता है कि इनकरेक्ट बताओ, और आप सोचते हो कि हमेशा करेक्ट ही पूछा जाता है तो करेक्ट ही होगा, तो आप इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ते नहीं हो, जिससे कि आप गलत करके आ जाते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। या जो भी मिस्टेक, जिस भी टाइप की मिस्टेक होगी, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है और फिर उस मिस्टेक पे काम करना है, ठीक है। रिविजन, प्रैक्टिस और एग्जाम नर्वसनेस और क्वेश्चन रीडिंग, यही मेन मिस्टेक्स जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। और तीसरा ये भी है कि जब आप घर पे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पार्ट सी के क्वेश्चन जितने चाहे उतने लगाओ, ठीक है। इस पर जो है फोकस करो, क्योंकि यही आपका जीआरएफ क्लियर करवाएगा। अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो यही पोर्शन जो है आपका जीआरएफ क्लियर करवाएगा। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो पार्ट सी पे अच्छा खासा फोकस करो और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। एक तो पार्ट सी के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे आप सेल साइकिल पढ़ रहे हो, चाहे आप कैंसर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, टेट्रापोड लेमिनेबुलेंट पढ़ रहे हो, या ड्रोसोफिला पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे डिटेल में पढ़ो। डिटेल स्टडी आपकी यूट्यूब से कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो कोई अच्छा खासा चैनल होगा जो कि आपको डिटेल में पढ़ाता है, जैसे मैं आपको जो है वो डिटेल में पढ़ाती हूँ। अगर ऐसे कोई चैनल है जो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, तब तो आप उनसे पढ़ लो। अगर आपको फिर भी कमी लगती है तो प्लीज़ रिफ़र द बुक्स। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ रिफ़र द बुक्स, ठीक है। बुक्स को रिफ़र कीजिए, रेफरेंस बुक को रिफ़र कीजिए और रेफरेंस बुक को पढ़ के डिटेल स्टडी कीजिए, ठीक है। तभी, अगर आपकी डिटेल स्टडी नहीं होगी तो पार्ट सी के क्वेश्चंस आपके नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। डिटेल स्टडी साथ ही साथ रिवीजन भी, ठीक है। ये सारी चीज़ों का मेल जो है आपको पार्ट सी क्लियर करवाएगा। पार्ट सी में अगर 90 से 95 मार्क्स भी अगर आपके आ गए तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। अगर बाकी दो पार्ट ए पार्ट बी में अगर आपके 20-30 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे जो है आपको करना है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है, बाकी करना आपको है, ठीक है। और सबसे पहले ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट को अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। रिविज़न बहुत अच्छा कीजिए, स्टडी डिटेल में कीजिए, रेफरेंस बुक को रेफ़र कीजिए। मैंने बताई है कौन कौन सी रेफरेंस बुक है, ठीक है। और मैं भी आपको रेफरेंस बुक से ही पढ़ाती हूँ। यूनिट 2 में अब आपको कवर करवाऊँगी इसके बाद, ठीक है। यूनिट 2 को कंप्लीट कवर कराऊंगी मैं यूट्यूब पे, ठीक है, जिससे कि डिटेल में कवर कराऊंगी। 3-4 बुक से मैं पढ़ती हूँ यूनिट 2, ठीक है, 4-5 बुक से अराउंड।
तो उससे मैं आपको डिटेल में कवर करवा दूँगी यूनिट 2, ठीक है। तो बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना चाहे उतना आपको पढ़ाऊँ यूट्यूब पे, ठीक है। बट क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है इतना, मेरे पास बस सैटरडे संडे का टाइम रहता है, उसमें मुझे सब कुछ करना पड़ता है और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियोज़ भी मेरी फ्रिक्वेंट नहीं आ पा रही है, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, मैं प्रॉपर पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही है कि जिस हिसाब से मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा भटकी थी इधर से उधर, बस ढूंढो कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये हमारी ऐसी एज आ जाती है कि इसमें हम घर वालों से पैसा लेके फिर कोचिंग अफोर्ड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते, इसलिए हमें खुद प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं मानती हूँ कि खुद से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। तो गाइज, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो आप अच्छे यूट्यूब चैनल को प्रीफर कीजिए, और बट रेफरेंस बुक को प्रीफर करना ना भूलें। रेफरेंस बुक को ज़रूर प्रीफर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हो फिर भी आप रेफरेंस बुक को प्रीफर करें, ठीक है, जिससे कि आपके अच्छे से जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपके अच्छे से बन सके, ठीक है गाइज। सो आई थिंक कि मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी के मन में कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे हार्ट के, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टाइप की वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चाहे तो मेरे मेल ID में भी मेल कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल में भी बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।